तो अब हम देखेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर में पहला राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि तो पहले हम शुरू करेंगे राज्यसभा से ही, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जरा हम राज्यसभा को पहले देखें, राज्यसभा, अब एक बात आप तय कर लीजिएगा, बहुत स्पष्ट है, कभी भी मतलब जीएस में भी नहीं, पोल साइंस में भी नहीं, जैसे किताबों में लिखा क्या होता है कि संसद में विधि का निर्माण कैसे होता है, आईएएस एग्जाम मेंस में बिल्कुल नहीं पूछने जा रहा है पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। इतनी क्या आप समझते हैं ऐसी बातें पूछेगा एग्जामिनर? कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। पोल साइंस का प्रोफेसर इस बात को अहमियत ही नहीं देता, पहला वाचन दूसरा वाचन क्या देखना यार। दूसरा जीएस किताब में क्या लिखा हुआ, लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियां और अलग अलग शक्तियां। वो कभी जमाना था जब 10-20 साल पहले सवाल पूछे जाते थे, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं होंगे। ये फर्क देखिए, मेंस में खास तौर पर जिस स्ट्रक्चर में बुक पढ़ते हैं वहां सवाल पूछे जाने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे सवाल कहां से पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं कहां से पूछा जाएगा, और उसी के बहाने प्रीलिम्स के बेसिक फैक्ट मैं आपको बताता जाऊंगा कहां कहां बेसिक है, कहां कहां गलतियां करते हैं। तो ये हमेशा जब कोई किताब आप पढ़िए तो हमेशा ये तो उसका मूल्यांकन करिए कि किताब किस संदर्भ में पढ़ रहे हो, एग्जाम में सवाल कहां से पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। इसलिए किसी भी चीज का पढ़ने का मूल्यांकन हमें एक ही मूल्यांकन होता है। अब पता चला कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और जिनको पीटी देने में बार बार कर रहा हूँ, आज से 90 दिन लगभग जो बच रहा है उसमें शेड्यूल बना लीजिए, कितने दिन हमें इस विषय पर, कितने दिन पॉलिटी, कितने दिन इकोनॉमी, कितने ज्योग्राफी, साइंस टेक, ऐसे क्लासीफाई। और पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, तीसरी प्रायोरिटी, पहले हर विषय की पहली प्रायोरिटी खत्म हो जाए तब हम दूसरे तीसरे में जाएंगे, क्योंकि हर विषय कोर तो हमारे पास आ जाए। ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप इनको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं कोई व्यक्ति आपको प्रीलिम्स एग्जाम में रोक नहीं सकता। और फिर वही बिना किसी शेड्यूल के, बिना कोई प्राथमिकता के, बिना कोई सिलेबस के, बिना क्वेश्चन पेपर के आप जाएंगे, कितना भी पढ़ लीजिए, भगवान का सीम कृपा हो तो एक अलग बात हो जाती है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, अगर उसको ध्यान में नहीं रखते तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये बहुत एकदम से बी प्रोफेशनल, एकदम सेल्स में एक एक टॉपिक बना लें, एक प्राथमिकता ही है, पहली प्राथमिकता, दूसरी हर विषय की पहली प्राथमिकता क्या है, पहला जुलूस पर दिन, कितना समय हम दे सकते हैं, 3 महीने में 3 ही महीने समय है। अब 3 में पॉलिटी ज्यादा पसंद आ गया, पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया, बाकी गड़बड़ करेंगे अब। इसलिए अब हमेशा क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए, सिलेबस को जरूर देखिए, तो रटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो राज्यसभा में पहला क्या देखेंगे, पहला व्हाट इज ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब चूंकि हम हर बेसिक बात से शुरू करेंगे फिर आपको विश्लेषण पर आगे बढ़ाएंगे। व्हाट इज ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, 250। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि संविधान में ये 250 की संख्या दी गई है, और इसके आगे अगर किसी को इसके आगे संख्या बढ़ानी है तो फिर देयर वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर संविधान को हमें बदलना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, अभी वास्तविक संख्या कितनी कितनी है, एक्चुअल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 245। तो ऐसा एक्चुअल और मैक्सिमम डिफरेंस क्यों रखा गया, उस कारण आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा किया जाता है। दूसरा, ये जो 245 मेंबर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अभी कुछ बेसिक बात से हम शुरू कर रहे हैं जिनका मेंस एग्जाम से मतलब कम होता है, लेकिन इससे से हम कुछ बेसिक याद रखिए। फैक्ट से हमारे पास कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो हमेशा बेसिक चीज हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट अपने आप बढ़ जाएंगे। क्योंकि किसी विश्लेषण में हमेशा हमें फैक्ट का रेफरेंस देना पड़ता है कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। और मान लीजिए कि एक एक चीज राज्यसभा की देखें, 245 मेंबर्स हैं, तो क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया,
तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ही या सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 30 years फॉर राज्यसभा, 25 years फॉर लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यता एक जैसी है, योग्यता भी एक जैसी है, अयोग्यता भी एक जैसी है, थोड़ा सा एक्सेप्शन, 30 and 25। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। अब देखिए, ये हमारे लिए फैक्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भी है। वाई 30? राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 50। यानी ये तो हमें देखने में ऐसा फैक्ट है, लेकिन हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। कैसे भी सोच के आप देखिएगा। तीसरा, ही टुक द ओथ एंड एफर्मेशन, वो पद और ओथ का मतलब होता है जो भगवान के आधार रख के दे। दो तरीके से अपने शपथ ग्रहण कर सकते हैं, भगवान का सहारा लेकर, या जो लोग सेकुलर हैं वो भगवान की बात न करके भी अपने पद में जा सकते हैं। तो ओथ का मतलब है जहां हम भगवान का सहारा लेकर शपथ लेते हैं। अफर्मेशन का मतलब है कि जहां हमें भगवान के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये है क्वालिफिकेशन। उसके अलावा हमारे यहाँ पार्लियामेंट कैन मेक अ फर्दर क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ लॉ, और इसके लिए पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाए हुए हैं, 1950 और 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। अफर्मेशन की हिंदी क्या है? तो ओथ क्या? वैसे सकारात्मक, वैसे तकनीक शब्द है, तो शपथ लेना है, दोनों को शपथ ही लेना। ओथ एंड अफर्मेशन दोनों को एक शपथ लेना। प्रतिज्ञान कहते हैं कई बार, हिंदी में प्रतिज्ञान, शपथ एंड प्रतिज्ञान। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन भी आपको बता दें। वाई डिस्क्वालिफिकेशन? पहला क्या होगा? पहला डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि वह, फोर्थ में, पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ लॉ, संसद और विधि का निर्माण कर सकती है जिससे वो अयोग्यता या योग्यता तय करे। उसके लिए संसद ने बनाया हुआ है अधिनियम 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 जो को जीएस में ही पढ़ना है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, उससे भी अलग योग्यता का निर्धारण कर सकती है वो। अब उसमें, अब कहेंगे पार्लियामेंट जो लॉ बनाया है उसमें योग्यता कैसे निर्धारण किया? जैसे अभी एग्जाम्पल आपको बता देंगे कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए? राज्यसभा में तो रिजर्वेशन होता ही नहीं, तो अब SC ST तो फार्मूला लागू नहीं होता इसमें। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा? 10,000 रुपए। वो कहां लिखा है, संविधान में या पार्लियामेंट्री एक्ट में? पार्लियामेंट्री एक्ट में। दूसरा, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, दूसरी बात, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो जो मतदान होगा वो प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष होगा? दूसरा, मतदान सीक्रेट होगा या ओपन बैलेट होगा? क्या? आप ये बात जानते हैं, तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज ओनली where the provision of secret ballot is there, or secret ballot is not there, open ballot। ओपन बैलेट का प्रावधान संविधान में लिखा गया, संसदीय अधिनियम में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। राज्यसभा का निर्वाचन एकमात्र निर्वाचन है जहां ओपन बैलेट होता है। लोग, यानी पूरे हमारे यहाँ निर्वाचन में जहां भी निर्वाचन होता है सीक्रेट बैलेट होता है, एक्सेप्ट राज्यसभा। राज्यसभा में ओपन बैलेट। ओपन बैलेट का मतलब है कि जब राज्यसभा का मेंबर चुनाव देने जाता है, अभी चुनाव की प्रक्रिया आपको बता देंगे,
चुनाव मत देने जाता है तो वहां पे पार्टी के एजेंट बैठा रहेगा। पार्टी का एजेंट कभी भी पूछ सकता है आप दिखाओ कहाँ पे टिकी आपने किया, किन किन को दिया। यानी वो हर व्यक्ति को अपना मत नहीं दिखाएगा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव देने अनुमति देने जा रहा है और किसी को भी पार्टी का मत दिखा दिया, आपको गुजरात में घटना याद है, कुछ कुछ कांग्रेस के लोग वोट दे रहे थे और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट दे रहे थे और वोट दे दिया बीजेपी को। मेंबर थे कांग्रेस के विधानसभा के सदस्य, तो विधानसभा के सदस्यों ने जब वोट बीजेपी को दे दिया तो अमित शाह को दिखा दिया कि देखो आपके लिए वोट दिया है। उनका वोट डिस्क्वालीफाइड हो गया। यानी जिसको दिखाना है केवल उसी को दिखा सकते हैं, सभी को नहीं। किसको दिखाएंगे? यानी अब कोई गिफ्ट लिया लिया किसी के लिए दिखा दिया किसी और को, ये बात अच्छी है? रायता फैल सकता है। इसलिए आप वोट उसी को दिखाएंगे जो पार्टी का डिजिग्नेटेड रजिस्टर्ड एजेंट है, सभी को नहीं। और सभी को दिखा दिया तो डिस्क्वालीफाइड। और जिस अपने आप में जिस पार्टी ने जिस मेंबर को बना रखा है उसको दिखाना पड़ेगा। और दिखाना क्यों पड़ेगा, इससे भी कॉन्सेप्ट है। ये हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में है, संविधान में नहीं है। तो यही बात तो है कि पार्लियामेंट के में कहीं नहीं है लॉ। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्या पार्लियामेंट की लॉ में है, क्या संविधान में है। संविधान में ऊपर की 3 चीजें हैं, उसके बाद पार्लियामेंट ने सारे कानून बना रखे हैं। अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपये जमा करके राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, तो हम आप लड़ सकते हैं कि नहीं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या मिनिमम? सवाल है कि मैं भी राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं और आप तो नहीं लड़ सकते क्योंकि आपकी एज नहीं है। मेरी एज तो है 35+। तो 35 में मैं जा सकता हूं चुनाव लड़, लेकिन मुझे क्या बाधा है? 10,000 रुपये मेरे पास है, मैं जाके जमा कर दूंगा। क्या? अच्छा, मेंबर का समर्थन चाहिए? किस किस मेंबर का? कितने मेंबर का समर्थन चाहिए? किसका? अच्छा, ये कहां लिखा गया है? तो पार्लियामेंट्री एक्ट में यह भी लिखा गया है, अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो विधानसभा के सदस्यों का समर्थन चाहिए। नहीं तो एक से फर्जी लोग हैं हमारे यहाँ दोस्तों। काका जोगिंदर सिंह उप धरती पकड़, उन्होंने हर राष्ट्रपति के चुनाव में पर्चा भर दिया। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव, भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कितना पैसा लगता है? अब राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने 10-15 हज़ार रुपए लगेगा दोस्तों, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। ये चीज थोड़ी सी बेसिक चीज आप याद रखिए। और उन्होंने क्या किया, हर बार चुनाव में भागीदारी कर दी, उसके लिए बदलना पड़ा। इसलिए आप याद रखिएगा, 10,000 रुपए हो कोई व्यक्ति राज्यसभा के चुनाव लड़ जाता। वोट मिले न मिले एक अलग बात है, चुनाव लड़ने में क्या प्रॉब्लम है। और हमारे तो ऐसे कमाल के लोग हैं। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक व्यक्ति मुझे मिला, पिछला लोकसभा चुनाव होने को था, तो मैंने किसी बात चली तो उसने कहा मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट और जाग गया। हमने कहा चुनाव लड़ने, तो मेरे काम का आदमी यार, जैसे बातचीत करते हैं। हमने कहा चुनाव कहाँ से लड़ोगे? कहा कि सोनिया गांधी खिलाफ। मैंने कहा हाँ, सोनिया गांधी खिलाफ, आप जानते हो परिणाम क्या होगा? उसने कहा सर इतना चौंकने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी जानता हूँ क्या होगा। मैंने अरे तुम जानते हो तभी चुनाव लड़ने जा रहे हो? उसने कहा सर ये बताओ, कहीं पे मैं और चुनाव लड़ जाऊंगा तो मुझे कौन जानेगा? कम से कम यहां ये तो समझेगा सोनिया गांधी के खिलाफ कौन आ रहा है, उसी बहाने मेरा भी नाम कुछ लोग जान जाएंगे। ये चुनाव लड़ने का नियम होता है। इसलिए हमारे यहाँ विधानसभा में कह दिया गया है कि 10 कैंडिडेट विधानसभा की या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 10%, दोनों में जो भी कम हो। अब जहां विधानसभा की संख्या 40 है वहां 4, वहां 10 नहीं आएगा। तो दोनों में जो कम हो, इतने विधानसभा सदस्य का आपके नामांकन पत्र पे साइन होगा तभी कोई उम्मीदवार बन सकता है। इसलिए हम जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन सकता जब तक 4-5 विधायकों का समर्थन न हो हमारे पास, तो नहीं बन सकता। इसलिए ये सब कहां लिखा गया है? पार्लियामेंट्री एक्ट में। अगली बात है, अगला है डिस्क्वालिफिकेशन। क्या है? पहला, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
he or she should not be on the office of profit. वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम लोग तो वैसे ही बिना लाभ के पद पे हैं, लाभ का पद मिला कहां? दूसरी बात ये लिखा गया है कि वह किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त का घोषित न किया गया हो, पागल न किया गया हो। एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्र का मेंटली यानी विकृत चित्र का या मेंटली इल साउंड विकृत चित्त का घोषित न किया गया हो। आप याद रखिए, इसलिए एक व्यक्ति हमेशा दूसरे तुम पागल हो, तो हमारे पागल का देने से कोई पागल नहीं हो जाएगा। पागल कौन कहेगा? कोर्ट। अब कहेंगे अजीब सी बात है यार, पागल डॉक्टर कहेगा या न्यायालय कहेगा? तो डॉक्टर से न्यायालय हमेशा परामर्श लेगी। अदरवाइज दोस्तों हम तो हर तीसरे आदमी को कहते हैं चल पागल, इससे सर्व डिस्क्वालीफाई हो जाए। तीसरा, वह अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वह अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए। यस, ही शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए। और चौथा Parliament can make any further law for ensuring disqualification of member of parliament. Parliament can make any law. संसद के द्वारा कोई विधि का निर्माण हो सकता है जिससे उसका डिस्क्वालिफिकेशन तय किया जाए। तो हर जगह तो पार्लियामेंट को शक्ति दे दी गई है। अब आप देखेंगे इसमें एक एक के मतलब क्या है। अगर हम एक एक के मतलब को परिभाषित करें कि फिर हम अगली बात पर आगे बढ़ें राज्यसभा में। अब देखिए ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन फैक्ट से मेंस के लिए कुछ ये निकाल लेंगे, ए से निकाल लेंगे कि अच्छा बताइए कि अब इनके मतलब क्या, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? अच्छा बताइए, आप याद रखिए लाभ का पद क्या है इसके बारे में संविधान नहीं बताता। इसके बारे में एक्ट कहां बना? पहला, तो पहला हेडिंग है व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद क्या है। कि व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद क्या है। पहला पॉइंट, संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है, लेकिन यह संसद के द्वारा
ये संसद के द्वारा 1959 में निर्धारित किया गया। बट पार्लियामेंट मेड एन लॉ दैट इज एग्जम्पशन ऑफ प्रॉफिट एक्ट। ये संसद के द्वारा 1959 में एक्ट के द्वारा निर्धारित किया गया। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि संसद के द्वारा 1959 में एक्ट बना, और आप देखेंगे जो संसद ने एक्ट बना रखा है उसमें लिखा गया है, अच्छा प्रत्येक राज्यों का अपना एक्ट है। एक बारे में हमारा संविधान पढ़ना बड़ा आसान है, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन है वही एमएलए की भी है, 25 साल बिल्कुल। और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सिद्धांत पार्लियामेंट ने बनाया है, वैसा सिद्धांत किसने बना रखा है? राज्यों ने भी। इसे संविधान पढ़ना कई मामलों में बड़ा आसान हो जाता है कि एक पार्ट आप पढ़ लीजिए, दूसरा राज्य के बारे में अपने आप समझ जाएंगे, अलग से पढ़ने को उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये 1959 में पार्लियामेंट ने बनाया, उसमें लिखा ही गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जम्पशन एक्ट। इसका मतलब है जो जो पद संसद के अधिनियम में हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और जो जो पद उसमें नहीं है वो सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है। यानी किसी डिपार्टमेंट का चपरासी होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा गया है, एक्ट में नहीं लिखा गया है। ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है? है, क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा गया है। मंत्री होना, आप कहेंगे क्या बात है यार, यानी किसी डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर होना दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में इरिगेशन मिनिस्टर होना तो क्या बना जाए? इसलिए एक बात आपको हैरान कर देने वाली ऐसी लगती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमें ऐसा दिखता है कि हमारे पास कार ना हो। भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कार न मिले, बंगला नहीं मिले, गाड़ी नहीं मिले, वाहन सब कुछ मिलेगा। गवर्नर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है या नहीं है? कमाल की बात है। और गवर्नर का चपरासी, आप कहेंगे ये कौन सा सिद्धांत चलता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो सिद्धांत यही है कि जो पार्लियामेंट तय करेगी वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यानी जो चीजें पार्लियामेंट्री एक्ट में नहीं लिखी गई हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। और 2006 में बड़ा दिलचस्प मामला आया इन 2006, तो इसलिए इसका नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जम्पशन एक्ट। तो पार्लियामेंट ने जिस चीज से बाहर कर रखा है वो क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट है। अच्छा, आप याद रखिए, थोड़ा सा व्हाट्सएप आप हमेशा रेगुलरली चेक कर लिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरी इधर हेल्थ ठीक नहीं है, तो मान लीजिए कभी मुझको गड़बड़ हो गया, आज भी मेरा पूरा हिम्मत नहीं पड़ी थी, मैं किसी तरीके से हिम्मत मत बांध के आया हूँ, तो मान लीजिए कभी ऐसा हो गया तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत दिया जा सके, इस वजह से आप थोड़ा सा उसको चेक करते रहिएगा। और किसी का समय बढ़ाने के बाद अभी थोड़ा सा, अभी तो यार इतने समय मेरे लिए भारी पड़ रहा है, तो अभी होली के बाद देखते हैं, तो तब तक मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो क्या आपने लिखा? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट की बात जो है, तो पार्लियामेंट में एक्ट में लिखा ही नहीं गया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट तो लिखा नहीं गया है। 2006 में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ कि हमारे 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जो सभी दलों के थे, 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऐसे उन्होंने पद धारण कर रखे थे विच वॉज नॉट मेंशन इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट। 60 के नाम कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में थे ही नहीं, लिहाजा उनको न्यायपालिका में चैलेंज किया गया। न्यायपालिका ने कहा बताओ क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अच्छा बताइए, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कोई है तो उसको डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? क्या अभी मैंने क्या बताया? अरे संवैधानिक योग्यता में निर्वाचन आयोग करेगा, स्पीकर केवल दल बदल का मामला देखेगा। भूल गया? इसका मतलब है कि आपने किसी चीज को सुना ध्यान से, थोड़ा सा इसको ध्यान सुनिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन की सलाह पे। तो 1960 ऐसा 2006 में मामला आया था, और जब उच्चतम न्यायालय में ये अर्जी गई है जनहित याचिका, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति से पूछा कि महोदय कैसे सब लोग बने हुए हैं, तो ऐसे 60 लोगों ने फिर काम क्या किया, इन लोगों ने कहा कोई बात नहीं है,
जिन जिन पदों पर है उनको सबको संसदीय अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। लिहाजा जिन जिन पदों पर हम हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, बाकी सब है। राष्ट्रपति कलाम थे, राष्ट्रपति कलाम ने कहा बेईमान लोगों, कुछ से सुधर जाओ, ये क्या लोगों के सामने नजीर दे रहे हो। राष्ट्रपति कलाम ने कहा फिर इस पे रिकंसीडर करो। सांसदों का कोई रिकंसीडर करने की आवश्यकता नहीं। यहां पे सारे सांसद एक हो गए दोस्तों, चोर चोर। अब आप देखिए वैसे बड़े ये वैसे इनका बहुत पक्ष विपक्ष होता है। 60 सांसदों ने अपने आप को बचा लिया। दोस्तों अंधेर गर्दी नहीं है, जिस पद पे हम हैं वो क्या है, लाभ का पद, बाकी सब। इधर ऐसा लगता है कि टकासेर भाजी टकासेर खाजा अंधेर नगरी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ऐसे। और सवाल है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल अगला ये है, जया बच्चन, जया बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन, और दोस्तों जानते हैं अमिताभ बच्चन के क्या रुतबे थे। अमिताभ बच्चन का तो नेहरू गांधी परिवार से इतनी निकटता थी, अभी नहीं है। जब सोनिया गांधी इटली से भारत आई, जब सोनिया गांधी इटली से भारत आई तो ये मामला हुआ कि वो किसके यहाँ रहे, क्योंकि बहू सीधे तो घर में जा नहीं सकती, शादी होगी तभी तो जाएगी। अब ये भारतीय परंपरा, अब ऐसा थोड़ा लुका छिपी की तरह होगा दोस्तों। अब तो को माय गॉड क्या होगा। दिस इज चेंज इन आवर सोसाइटी माय डियर फ्रेंड दैट वी हैव नेवर इमेजिन्ड बिफोर। लुका छिपी हो गई। तो अब जब सोनिया गांधी पहले अमिताभ बच्चन घर में रुकी थी, अमिताभ बच्चन के घर बारात आई थी राजीव गांधी की, अमिताभ बच्चन घर से डोले उठी थी, इतना पॉलिटिकल रिलेशन था। अमिताभ बच्चन की वाइफ है, अब आजकल समाजवादी पार्टी से इनकी नजदीकी ज्यादा हो गई है। तो जया बच्चन, जब उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार थी तो उसने जया बच्चन को यूपी फिल्म कारपोरेशन बोर्ड का चेयरपर्सन बना दिया और मामला गया। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई यूपी फिल्म चेयर कारपोरेशन बोर्ड का जो पद है वो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट से बाहर है ही नहीं है, लिखा नहीं है। जया बच्चन ने कहा कि ना ना ना, हमारा पद लाभ का पद नहीं है, क्योंकि हमने कोई वेतन नहीं लिया, भत्ता नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली, लाभ का पद नहीं है, भले वो लिखा गया हो ना लिखा गया हो। कोर्ट ने कहा नहीं, लाभ का पद वो तब भी माना जाएगा जब आप कोई इससे फायदा न लीजिए, क्योंकि फायदा मॉनेटरी ही नहीं होता, और भी होता है। और कैसे होता है, कल आज के लिए इतना है।